इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। एक चार्ज लिया हुआ है अभी मैंने, फिक्स्ड है, ठीक है, कैपिटल क्यू। ओके, आपको पता है इस कैपिटल क्यू चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड सेटअप है। अगर उस फील्ड के अंदर हम किसी भी अदर चार्ज को, किसी भी अदर चार्ज को लेकर के आएंगे, तो उस चार्ज को लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ सकता है। ओके, जैसे कि सपोज करिए कि एक चार्ज को मैं इनफाइनाइट से इस फील्ड के अंदर कहीं पर लाना चाहता हूँ। इनिशियली एक चार्ज है जिसको मैं इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर कहीं पर भी लाना चाहता हूँ। तो जब मैं किसी चार्ज को फील्ड के अंदर लाने की कोशिश करूंगा तो फील्ड उस चार्ज पे एडिशनली एक फोर्स लगाएगी, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। नेगेटिव चार्ज को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो आप वो देखोगे कि उस पे एक फोर्स लग रहा है आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रखते हुए लाना है, दैट मीन उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट मीन उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होना चाहिए। तो इन दैट केस उस इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चार्ज को, एक क्यू नॉट चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, दैट ये है वो पॉइंट जहां पर मैं इस चार्ज को लाना चाहता हूँ, पॉइंट पी मैंने बोल दिया है। अब जब आप क्यू नॉट चार्ज को इस तरफ लाने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे सिंपली कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इस तरह से रिपेल कर रहा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। देन फर्दर आप इसको रेस्ट पे, दैट मीन नेट फोर्स जीरो रखते हुए ऑलमोस्ट बहुत ही स्लोली लेकर के आएंगे पॉइंट पी तक। तो जब आप इस क्यू नॉट चार्ज को फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर के आए तो इसको यहां से यहां तक लाने में आपने कुछ वर्क किया, दैट वर्क इज कॉल्ड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या बोल रहे हैं हम उसको, दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब अगर एक्सटर्नल वर्क एजेंट का वर्क डन आपको मिल गया तो हम फर्दर उसी के लिए बोल रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। ओके, देखिएगा समझिएगा मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं। वर्क डन बाय external agent in moving a unit positive charge from infinite to a point inside the field with uniform speed is called electric potential of the given point. Work done by external agent in moving a unit positive charge from infinite to a point inside the field with the uniform speed is called electric potential of the given point. अगर आपको पॉइंट P का पोटेंशियल लिखना है तो हम एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट होगा, उसको हम इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर दैट मीन पॉइंट पी तक लेकर के आएंगे। एंड पॉइंट पी तक लाने में जो उस पर वर्क हुआ होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दैट वर्क इज द दैट वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी। समझ पा रहे हैं क्या क्या होने वाला, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है पॉइंट पी का। निकालते हैं, देखिए कितना आने वाला है। सपोज करिए ये जो पॉइंट है पी ये इससे आर डिस्टेंस पे है। ओके,
ये मैंने r डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट p कंसिडर कर रखा है इस प्लस q से। अब एक चार्ज है, स्मॉल पॉइंट चार्ज है q नॉट, जिसको मैं इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूँ। अभी जब इनफाइनाइट पे आपने लिया होगा इस चार्ज को, तब तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, है ना। बट जैसे जैसे आप इसको क्लोज लाएंगे किसी पोजीशन पर, आप जैसे ही कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ले करके आएंगे, वैसे ही इस पे फोर्स लगने लगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देखेंगे कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था इस तरफ, उस फोर्स के अगेंस्ट एक ये फोर्स लगा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स। देन आप उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फर्दर उसको क्या करोगे, बहुत ही स्लाइटली इसको लेकर के आ रहे हैं, स्लोली इसको लेकर के आ रहे हैं। तो जब इसको स्लोली आप लेकर के आएंगे, तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको रेस्ट पे की पोजीशन पे लाना चाहते हैं, दैट मीन बहुत ही स्लोली लाना चाहते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। तो इन दैट केस एफ एक्सटर्नल हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा आपको ऐसा मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। ओके, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके। Yes, sir. जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे देखें अगर, तो वो तो क्यू के क्यू अपॉन के क्यू वन क्यू टू क्यू नॉट चार्ज है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाले रिलेशन से चेंज होगा। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर सच इमेजिन करिए, किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन किसी इंस्टेंट पे एक्स है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये एक्स मान लूं, तो ये डिस्टेंस एक्स अगर मानी है अगर आपने, तो इन दैट केस इस इंस्टेंट पे जो वर्क, इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली इतना होगा। ओके। जैसे जैसे आप इस क्यू नॉट चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज के क्लोज लाओगे, वैसे वैसे आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स तो हमेशा उसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो एक्सटर्नल फोर्स को भी आपको लगातार चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर एक्सटर्नल फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लिखने के लिए हमने एक मेथड सीखा था कि लेट अगर हमें किसी भी कंडीशन में एक वेरिएबल फोर्स मिल रहा है, उसका वर्क डन लिखना है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे लिखते थे कि किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन लिखेंगे, देन उसको फर्दर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डिफाइन किया था, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स बेसिकली। देन उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे ही तो कुछ करते थे, याद है क्या? तो लेट अभी यहाँ पर ये वाला लॉजिक हम लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमको लिखना है। एक्सटर्नल फोर्स ये है, यहाँ पर वेरिएबल है एक्सटर्नल फोर्स, तो सिंपली मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ वर्क डन, देखिए मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पर यूज किया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स का। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, इतना ही होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैग्नीट्यूड ये होने वाला है क्या, ठीक है। देन इस रिजल्ट को देखें तो ये स्मॉल वर्क डन होगा जब मैं इस चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा इस तरफ। जब इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा इस तरफ, तब मुझे ये वाला यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, इतना वर्क डन होगा। बट अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, फॉर टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन तो आप बोलेंगे कि हमें इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इनिशियल वैल्यू, दैट मीन एक्स, इनिशियली ये चार्ज क्यू नॉट कहां पर था, इनफाइनाइट में, तो एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी। समझ पा रहे हैं क्या भाई, क्यू यहाँ पर था इनिशियली, एंड स्मॉल क्यू यहाँ कहां पर था इनिशियली, इनफाइनाइट पे। तो इनिशियली तो ये लेंथ आप क्या बोलोगे कि ये तो एक्स जो है बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट था। फिर जैसे जैसे आप इसको क्लोज ला रहे हो, जैसे जैसे आप इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हो, वैसे वैसे लगातार आप बोल सकते हो कि एक्स कम हो रहा था। जिस इंस्टेंट पे आप इसको आर डिस्टेंस पे ले आए हो, एक्स कम होते होते कितना बचा होगा, स्मॉल आर के इक्वल।
है ना। तो x की लिमिट्स क्या रहेंगी, इनफाइनाइट से लेकर के स्मॉल r तक। ओके, वर्क डन लिख रहा हूँ फर्दर, k q q नॉट, ओके, अपॉन 1/x स्क्वायर, सो दिस विल बी x टू द पावर -2, देन उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट स्मॉल r। वर्क डन कितना, वर्क डन हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखो -1 एक और आएगा तो माइनस k q q नॉट 1/x लिमिट्स लिमिट्स r एंड इनफाइनाइट। वर्क डन क्या आएगा, दिस विल बी k q q नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट दैट मीन 0। ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। अभी अच्छा, एक समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमने एक रिजल्ट निकाला हुआ है, दिस इज वर्क डन, एंड वर्क डन इक्वल आया है k q q नॉट अपॉन r, वो भी निगेटिव दिख रहा है हमें। बोलो, दिख रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर हमने वर्क डन जो निकाला उसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, बट वर्क डन निगेटिव तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में फर्दर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। आप जिधर आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ आपको डिस्प्लेसमेंट भी होता हुआ दिख रहा है, और अगर दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में है तो इन दैट केस आपको वर्क डन निगेटिव नहीं मिलना चाहिए था, बल्कि कैसा मिलना चाहिए था, पॉजिटिव। देन आपको फाइनल रिजल्ट में क्या दिख रहा है, निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पर जो हमने मिस किया है। क्या है वो, समझिए। जब हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं ये वाला, ओके, इस रिजल्ट को आप देखें, इस रिजल्ट में हमें दिख रहा है कि एफ एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड है, डीएक्स क्या है, डीएक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स तो लगातार कम हो रहा है। इनिशियली अगर ये चार्ज लेट किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर मैं मान लूं, फिर फर्दर ये इस पोजीशन से यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया, तो एक्स तो कम हुआ है। एक्स अगर लगातार कम हो रहा है तो dx इज नथिंग बट द चेंज इन एक्स। dx क्या है, ये तो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन एक्स है, तो चेंज इन एक्स तो यहाँ पर नेगेटिव मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि dx क्वांटिटी जो यहाँ पर मैंने एज्यूम की है ये अपने आप में कैसी है, नेगेटिव है। समझ पा रहे हैं क्या, बोलो। एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, मैं अभी इस तरह के केस की बात कर रहा हूँ। लेट हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, पहले ये x1 था, चार्ज पार्टिकल की ये फर्स्ट पोजीशन थी, देन वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया 2 में, तो x1 ये वाली लेंथ थी, x1 ये वाली लेंथ थी। जब वो मूव करके 1 से 2 पर आ गया है तो नई पोजीशन इसकी कौन सी हो गई, ये वाली x2 हो गई है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिख रहा है ये, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अभी यहाँ पर dx के लिए क्या लिखोगे, देखो x2 प्लस dx इज इक्वल टू x1, ये बन रहा है क्या, बोलो। dx क्या होगा, x1 माइनस x2, जबकि इसको हम देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन जो होती थी उसका जो डिफरेंस होता था वो dx होता था। यहाँ पे dx हमें क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ, अरे क्या लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ x2 माइनस x1। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है किसी को, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो बेसिकली dx क्या है, तो सिंपली x अगर नेगेटिव है तो उस लॉजिक को हमने यहाँ पर मैनेज किया हुआ है कि dx नेगेटिव था, तो हमने ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन वहां पर और ले लिया है, सो दैट कि नेगेटिव dx को हम पॉजिटिव कर सके। तो नेगेटिव साइन एक और एडिशनल लेके चलना है, तो फाइनली वो क्या हो गया है, लास्ट में सॉल्व होकर के पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये एक रिजल्ट मैंने वर्क डन का निकाला है।
अब ये जो वर्क डन का रिजल्ट निकाला है, उसी रिजल्ट को देखें अगर, तो हम यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाने में होने वाला वर्क डन है डब्ल्यू। क्यू नॉट चार्ज को लाए हैं तो डब्ल्यू वर्क डन है। अगर यूनिट चार्ज को लाते तो कितना वर्क डन होता? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट चार्ज को लाए हैं तो डब्ल्यू वर्क डन, यूनिट चार्ज को लाते तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट वर्क डन होता। तो यूनिट चार्ज को लाने में होने वाला जो वर्क डन है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने अभी यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था। देखिए डेफिनेशन को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो अभी हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करनी है। हम अभी किसने चार्ज को लेकर के आए हैं? क्यू नॉट चार्ज को। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में होने वाला वर्क डन कितना है? डब्ल्यू। तो यूनिट चार्ज को लाने में होने वाला वर्क डन कितना होगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इस फॉर्म में। अगर आप यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो वी आपको कितना मिल रहा है इन दिस केस? के क्यू नॉट, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होने वाला है। ये रिजल्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, ठीक है क्या? ओके, बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ पा रहे हैं? अगर हम ग्राफ की बात करें यहाँ पर पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में, हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए यहाँ पर दोनों के बीच में। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमको मिल जाएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। किसी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है। एंड वर्क डन कैसी क्वांटिटी होता था? तो स्केलर क्वांटिटी होता था। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से यूनिट लिखे, इस वाले फॉर्मूले से यूनिट लिखे, क्या दिख रही है यूनिट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट मीन जूल पर कूलॉम। ठीक है क्या? तो आप इसको जूल पर कूलॉम बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलॉम। इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable on electric potential also। तो हम सिंपली कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे थे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिंपली वर्क डन है, यूनिट ये होगी। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो, जब आपको मोर देन वन चार्जेस मिल रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं।
देखिए कुछ चार्जेस हैं जिनको मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस कर रखा है। एक ये ओरिजिन वाला पॉइंट आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स इक्वल टू 2a। नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू 4a। नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू 8a। देन 16a। देन 32a। इस तरह से चल रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे मैंने चार्ज रखा है क्यू। नेक्स्ट दैट नेक्स्ट इक्वल टू 2a पे मैंने चार्ज रखा है माइनस क्यू। नेक्स्ट वाली पोजीशन पे अगेन मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू। नेक्स्ट वाली पोजीशन में मैंने अगेन चार्ज रखा है माइनस क्यू। इस इस ऑर्डर में मैंने अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को प्लेस कर रखा है। ओके, ऐसे आपको बोला जा रहा है कि ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस है। क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इनफाइनाइट चार्जेस मैंने रखे हुए हैं इस सेंस में। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है एट ओरिजिन। तो अगर हमें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो हम क्या करेंगे? तो हम सिंपली एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना अभी सीख चुके हैं। इस रिलेशन को यूज करेंगे हम सारे के सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली पॉइंट ओ का पोटेंशियल निकालेंगे, दैट मीन ओरिजिन का पोटेंशियल निकालेंगे। देन उन सबका सम निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर आप पोटेंशियल लिखें एट पॉइंट ओ तो आप बोलोगे कि इस चार्ज की वजह से, देखो चार्ज 1 है ये, अगर तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता? के क्यू बाई आर। आर का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ए हो गई। लेट ये चार्ज चार्ज 2 होता, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है इस पॉइंट का वो कितना होता? तो दैट विल बी के क्यू बाई आर। अब देखिए यहाँ पर हमने चार्ज को कैसे लिया हुआ है? नेगेटिव लिया हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। इसलिए इसका जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं? चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, उसका नेचर भी साथ में लेना है। समझ पा रहे हैं क्या? तो जब जब स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे हम कहीं पे भी, तो आपको चार्ज को विद नेचर लेना पड़ेगा। जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को अलग से देखना पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ वहां पर साइन लेते हैं, सिर्फ वहां पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। अभी निगेटिव चार्ज था तो हमने माइनस क्यू भी यहाँ पर लिया है, तो के माइनस क्यू बाई 2 है। नेट निकालना है हमें पॉइंटों पर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐसे ही थर्ड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है के क्यू बाय 4a हो जाएगा क्या? नेक्स्ट चार्ज की वजह से बात करेंगे अगर, तो के क्यू अपॉन 8a हो जाएगा क्या? एंड इस ऑर्डर में आपको चार्जेस मिलते रहेंगे। बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर हैं इस तरह से। इसको सॉल्व करना है। के क्यू बाई ए कॉमन दिख रहा है आपको, अंदर क्या बन रहा है? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/32। ऐसे चलेगा? ऐसे चल रहा है होगा कुछ। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एपी जीपी एचपी पढ़ी है? क्या है फॉर्मूला? आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि लेट अगर हमें कोई भी टर्म किसी प्रीवियस टर्म में किसी फिक्स्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके मिल रहा है अगर, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज द जीपी। अभी यहाँ पर देखिए 1/2 था, इसमें मैंने 1/4 का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 1/8। अगेन मैंने 1/4 का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 1/32। देन मैंने 1/4 का मल्टीप्लाई किया 1/28। इसमें देखो 1/4 का मल्टीप्लाई करो, 1/4 का मल्टीप्लाई करो, तो हर बार हम 1/4 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें क्या मिल रहा होगा? नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं ये जीपी है। ओके, देन फर्दर हम बोलते हैं कि अगर कोई जीपी ऐसी है जिसका कॉमन रेशियो हम अगर 1 या 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं, तो
जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। जैसे कि 1/2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता, नेक्स्ट टर्म क्या आता, 1 आ जाता। फिर से 2 का मल्टीप्लाई करता, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाता, 4 आता। सॉरी, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाता, 2 आ जाता। फिर 2 का मल्टीप्लाई करता, 4 आता, 8 आता, 16 आता, 32 आता। तो अगर कोई ऐसी जीपी जिसमें आप लगातार देखोगे कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से बड़ा आ रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब आप जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, वो मोर देन 1 हो। मोर देन 1 होगा अगर कॉमन रेशियो, तो इन दैट केस आपको सिंपली वहां पर जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही होगी जीपी की। इसको हम बोलते हैं दैट इज डाइवर्जिंग जीपी, डाइवर्ज हो रही हो। एंड अगर इसका उल्टा हो कि हम कहीं पर आर की वैल्यू लेस देन 1 लेकर के चले, तो आर की वैल्यू लेस देन 1 करेंगे तो किसी भी टर्म में 1 से छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आप करते जाओगे लगातार, तो नेक्स्ट टर्म जो मिलेगा आपको वो छोटा ही मिलेगा, जैसा कि इस जीपी के अंदर हो रहा है ना। 1/2 था, देन 1/8 हुआ, देन 1/32 हुआ, देन 1/128 हुआ। तो लगातार आप 1/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लगातार नेक्स्ट टर्म आपको कम ही मिल रहा है। तो ऐसी जीपी को हम बोलते हैं दैट इज कन्वर्जिंग जीपी। तो ये कन्वर्जिंग जीपी है। तो किसी भी कन्वर्जिंग जीपी के लिए एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम जब इसको यूज करें। लेट अगर ए इंटू ए इंटू आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4, इस तरह का एक हमें यहाँ पर जीपी मिल रही है, हमें इसका सम बताना है। एंड इट इज गिवन दैट आर इज लेस देन 1। इन दैट केस जो सम आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो इक्वल आता है ए अपॉन 1 माइनस आर। किसके इक्वल आता है, ए अपॉन 1 माइनस आर के। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अगर, तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/2। तो ए की वैल्यू 1/2 है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1/2 है, ये ए है, अपॉन, ठीक है। हम किस टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन कॉमन रेशियो कितना है, 1/4 है। कॉमन रेशियो कितना है, 1/4। तो 1 माइनस 1/4 ये बन रहा है। सो दिस इज के क्यू बाई ए, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, 3/4। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2/3। ओके, तो ये 2 के क्यू बाई 3 ए, ऐसा कुछ आता हुआ दिख रहा है, बोलो ठीक है क्या। 2 के क्यू बाई 3 ए, ये फाइनल आंसर यहाँ पर मिल रहा है। वी एट ओ का। नेक्स्ट, देखिए एक रॉड गिवन है हमको, बहुत ही थिन रॉड है। इस थिन रॉड की टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल कंसिडर कर रखी है। एंड इस थिन रॉड पर टोटल चार्ज हमें गिवन है दैट इज क्यू। कितना है टोटल चार्ज, क्यू है यहाँ पर। ये जो क्लोजेस्ट एंड है, इससे इसकी डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस ए गिवन है। ओके, हमको बताना है कि इस केस में पॉइंट पी का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो पॉइंट पी का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब बताना है, इस रॉड की वजह से, इस रॉड में जो चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा। तो नेट पोटेंशियल अगर हमको बताना है तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना तो आता है, बट यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज थोड़ी है, यहाँ पर तो पूरी पूरी रॉड है। तो इसकी वजह से नेट पोटेंशियल लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि लेट अगर मैं एक एक्स डिस्टेंस पे एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूं, मैंने एक्स डिस्टेंस पे ये एक एलिमेंट कंसिडर किया हुआ, देखिए मैंने एक्स डिस्टेंस पे ये एक एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, dx ही है, इसकी लेंथ मैंने dx कंसिडर कर रखी है। इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो स्मॉल होगा, लेट dq है। अब अगर आप इस रॉड के ये जो एलिमेंट को ले रहे हैं, इस एलिमेंट को आप इनफाइनेटली स्मॉल अगर कंसिडर करो, तो इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट होने का मतलब है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। भाई अगर इनफाइनेटली स्मॉल आप सेक्शन लोगे, एलिमेंट लोगे, तो वो तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एंड अगर ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होता, उसको हम कैसे लिखते, तो हम लिखते पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट। कितना लिखते हैं, डीवी। डीवी इक्वल होता के क्यू अपॉन आर, ये बनता है क्या, ठीक है। अब पॉइंट पी का पोटेंशियल इतना है किसी इस एलिमेंट की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल एट पी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये लिखेंगे अगर, तो ये कितना होगा। तो इसको लिखने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये जो रिजल्ट है कि डी क्यू बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए डी क्यू को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि बेसिकली डी क्यू है कितना, तो इस dx लेंथ में जो चार्ज आया होगा वो dq है। तो l लेंथ की रॉड पे जो चार्ज है वो q था, यूनिट लेंथ की रॉड पे जो चार्ज होगा वो q बाई एल होगा। तो dx लेंथ की रॉड पे जो चार्ज होगा दैट विल बी q बाई एल इंटू dx होगा। एंड dx लेंथ की रॉड पे जो चार्ज है दैट इज dq, ये है dq। तो dq कितना है, q बाई एल इंटू dx। अगर हम dq की जगह पर ये एक्सप्रेशन यूज कर लें, तो आपको ये मिल रहा है q बाई एल इंटू dx, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है एक्स की लिमिट्स हमको रखनी है। एक्स की लिमिट्स रखेंगे तो आप बोलोगे कि एक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कब, जब आप यहाँ पर एलिमेंट लोगे इस एंड पर। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कब मिलेगी, जब आप यहाँ पर एलिमेंट लोगे इस वाले एंड पर। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए प्लस एल। भाई जब आप यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो आपको एक्स की ये वाली वैल्यू मिलेगी, कितनी हो गई है, ए प्लस एल। समझ पा रहे हैं क्या, सॉल्व कर देते हैं। v इक्वल है के क्यू बाई एल, ये सब तो कांस्टेंट था, अंदर है 1/x का इंटीग्रेशन होगा a टू a प्लस एल। v के क्यू बाई एल, अंदर 1/x का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ ln x, लिमिट्स a टू a प्लस एल, के क्यू बाई एल ln a प्लस एल माइनस ln a। तो ये हमें पता है लॉग के अंदर ये रिलेशन होता है, log m माइनस log n, log m बाई n, ये यूज कर लिया है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए एक केस कंसिडर कर रहा हूं,
कि सपोज करिए कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज था। ओके, ओके, यहाँ पर दो पॉइंट हैं जो बहुत ही क्लोज है। यह पॉइंट ए इधर वाला, यह पॉइंट बी इधर वाला, बहुत ही क्लोज है ये दोनों। ठीक है, इनफाइनेटली क्लोज दो पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर किए हुए हैं। अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लेकर के आऊं, समझना मैं क्या कह रहा हूं। लेट मैं किसी चार्ज क्यू नॉट को, लेट क्यू नॉट चार्ज मैंने ले लिया, इनफाइनाइट से मैं लेकर के आया, वो भी कहां तक लेकर के आया, पॉइंट ए तक। ये तो मैंने देखा कि वर्क डन जो हुआ है दैट इज डब्ल्यू ए। ओके, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मैं लिख रहा हूं, तो वो कितना मैंने बोल दिया, लेट दैट इज डब्ल्यू ए। देन सेम चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर के आ रहे हैं, तो सपोज हमें जो वर्क डन मिला वो ये है। हम सेम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर के आए, तो हमको जो वर्क डन मिल रहा है, लेट ये है डब्ल्यू बी। अब ये मैंने जो वेक्टर दिखाए हैं ये बेसिकली साइन दिखा रहे हैं कि हम चार्ज को किधर से किधर लेकर के आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लेकर के आए, वर्क डन डब्ल्यू ए बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर के आए जब, तब हमें वर्क डन कितना मिला है, डब्ल्यू बी मिला है बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना होता, देखिएगा। हम जब इनफाइनाइट से ए तक लेकर के आए तो वर्क डन डब्ल्यू है, जब इनफाइनाइट से बी तक लेकर के आए तो वर्क डन डब्ल्यू बी है। तो ए टू बी लेकर के आते अगर, तो वर्क डन जो होता वो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। बताइए, क्या ऐसे लिख सकते थे, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए? समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वर्क डन होता। अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। अभी मैंने इस प्रॉपर्टी की बात की थी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। ओके, तो वर्क डन बाय, देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको देखो, एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जब आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करा के ले जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया है उतना ही वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स ने भी तो किया होगा, बट अपोजिट। दैट मीन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, बट मैग्नीट्यूड उतना ही रहने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या? ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको यूज करना है। देखिए कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ, समझ में आ रहा है आपको? दोनों ने इक्वल वर्क किया है मैग्नीट्यूड में, बट एक ने पॉजिटिव तो दूसरे ने नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी यहाँ पर ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लिखना होता मुझे, ओके, लेट यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, मैंने लिया हुआ लेट डी आर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क डन लिखेंगे तो आप लिखेंगे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही लिखते क्या, निगेटिव साइन है ही ऑलरेडी उसके आगे, तो निगेटिव साइन भी मैंने ऐसे ही दिखाया हुआ है। ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होता, तो ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अभी पता है ए एंड बी बहुत क्लोज पॉइंट है, तो वर्क डन जो हुआ होगा वो बहुत ही स्मॉल हुआ होगा। तो इन दैट केस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ऐसे लिख दिया है।
देन फर्दर ये जो रिजल्ट लिखा है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो Q इंटू ई होता है, ऐसे ही होता है क्या, बोलो, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? Q यस इंटू ई सर। होता है। यस सर। अभी हम Q नॉट चार्ज को मूव करा रहे हैं, हम Q नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, तो Q नॉट चार्ज पे लगने वाला फोर्स लिखना है तो Q नॉट इंटू ई होगा। फोर्स Q नॉट चार्ज पे लग रहा है तो Q नॉट इंटू ई लिख देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी Q नॉट इंटू ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। Q नॉट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बी ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय Q नॉट माइनस डब्ल्यू ए बाई Q नॉट, ये बनेगा। ओके, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। देन फर्दर डब्ल्यू बी बाई Q नॉट क्या है, देखिए इनफाइनाइट से हम Q नॉट चार्ज को पॉइंट बी तक लेकर के आए थे, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन डब्ल्यू बी था। अब डब्ल्यू बी को Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये तो बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल की, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपको दिख रहा है दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ठीक है क्या? देन डब्ल्यू ए बाई Q नॉट देखेंगे तो दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एंड ये क्वांटिटी इक्वल दिख रही है ई डॉट डी आर के, बोलो वीबी माइनस वी ए। आपको यहाँ पर वीबी माइनस वी ए दिख रहा है कि दो पॉइंट है जो इनफाइनाइटली क्लोज थे, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होने वाला है, इनफाइनाइटली स्मॉल होने वाला है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, नो सॉरी, dv कितना होगा माइनस का vb माइनस वी ए, मैंने क्या बोल दिया, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बहुत ही स्मॉल होगा तो उसको dv बोल दिया है, तो dv इक्वल होगा माइनस का ई डॉट डी आर। ये मुझे एक रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर किसी पॉइंट पे तो बताइए, ठीक है क्या ये? सर सर लेट अभी इसी में ये जो रिलेशन मैंने निकाला हुआ था कि dv इक्वल होगा माइनस का ई डॉट डी आर, ये मैंने रिजल्ट एक निकाला था। फर्दर मैं इसी में बोल रहा हूँ इफ लेट हमको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट पॉसिबल है, तीनों कंपोनेंट मैंने ले लिए इस तरह से। लेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वो भी कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया है, समझ पा रहे हो क्या? dr को dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप, इन तीनों का जो सम होगा दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट लेट माना है, तो ये dr ऐसे लिख दिया है। अगर ये दोनों वैल्यूज मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर रख दूं, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसके अंदर मैं ये दोनों वैल्यूज यूज करूं, तो dv मुझे मिल रहा है कि dv इक्वल होगा ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप डॉट dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, देन आगे ये नेगेटिव साइन और था, तो अभी मैंने सिर्फ वैल्यूज रखी हैं। अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है अगर, तो आपको दिख रहा है आई का आई के साथ प्रोडक्ट होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ होता है, तो अभी सिंपली ये बनने वाला है ई एक्स इंटू डी एक्स। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ई एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, ये बनेगा ई वाई इंटू डी वाई, ये बनेगा ई जेड इंटू डी जेड, ऐसा कुछ बनेगा। देन ये क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, क्लियर है क्या? लेट अगर आपको दो ऐसी पोजीशन गिवन है, लेट आपको इनिशियल पोजीशन गिवन थी किसी पॉइंट की कि ये इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन थे x2
y2 z2। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड वी बी माइनस वी ए। अब आपको यहाँ पर दो इनफाइनिटली क्लोज पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो हम इस रिलेशन से लिख रहे हैं, इस रिलेशन से लिख रहे हैं। बट अगर ये इनफाइनिटली क्लोज नहीं है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन दैट केस आपको इस रिलेशन को फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो अभी यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ex डॉट dx, ex इंटू dx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट्स यूज करेंगे। इनिशियल पोजीशन के लिए x1 था, फाइनल पोजीशन के लिए x2 है। जब आप इस वाली क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये y1 से y2 के लिए होगा। थर्ड क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो ez इंटू dz को इंटीग्रेट करेंगे तो z1 से z2 के लिए होगा। देन ये निगेटिव साइन आगे चल रहा था ऑलरेडी, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो राइट एंड लेफ्ट साइड वाले को अगर आप इंडिकेट करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन के लिए वीए यूज किया है, फाइनल पोजीशन के लिए वीबी यूज किया है। इधर ये वीए माइनस बीबी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, ये क्वांटिटी यहां पर आपको एक मिलेगी। तो वी बी माइनस वी ए, देखो एलएचएस वाले पार्ट को हमने इंटीग्रेट करके सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया है। ex इंटू dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, ey इंटू dy का इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 से y2, ez इंटू dz का इंटीग्रेशन फ्रॉम z1 से z2। ये रिलेशन आपको एक मिलेगा। क्लियर है क्या?